My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, उससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं पिछली कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से। और अभी तक हम सभी लोगों ने 280 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। और आज हम सभी लोग इस क्लास में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो संबंधित होंगे आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन से। आज के लिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 281, प्रश्न संख्या 281। प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल डे कब मनाते हैं हम, और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। और आपके ऑप्शन है ए 5 मई को, बी 1 दिसंबर को, सी 15 मई को, या डी 5 जून को। तो डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण दिवस या एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 मई को नहीं, 15 मई को नहीं, 1 दिसंबर की 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं या पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर्यावरण के प्रति चेतना और जागरूकता जागृत करने के लिए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जो हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं या पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि आम जनमानस को, आम नागरिकों को, सभी नागरिकों को पर्यावरण या एनवायरनमेंट के प्रति उनको जागरूक करें, उनके अंदर चेतना का विकास करें। और इसी उद्देश्य को लेकर के, अवेयरनेस के उद्देश्य को लेकर के हर वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 282, प्रश्न संख्या 282। प्रश्न कहता है कि आलवार भक्तों के पद संकलित हैं, और आपके विकल्प हैं ए दिव्य प्रबंधम में, बी भागवत पुराण में, सी शिव पुराण में, या डी विष्णु पुराण में। तो डियर स्टूडेंट्स, आलवार भक्तों के जो पद हैं वो किस में संकलित हैं? विष्णु पुराण में नहीं, भागवत पुराण में नहीं, शिव पुराण में नहीं, बल्कि दिव्य प्रबंधम में आलवार भक्तों के पद संकलित हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दिव्य प्रबंधम में। प्रिय विद्यार्थियों, आलवार भक्तों की रचनाएं जो है वो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं, और दिव्य प्रबंधम जो है इसमें 400 पद हैं। दिव्य प्रबंधन के 400 पदों में से 1000 जो पद हैं वे आलवार संत के हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 283। प्रश्न है कि आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है, और आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात से, बी उत्तर प्रदेश से, सी तमिल प्रदेश या तमिलनाडु से, और डी कर्नाटक से। तो डियर स्टूडेंट्स, आलवार भक्तों का संबंध कहां से है? कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, बल्कि तमिलनाडु से या तमिल प्रदेश से है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उन भक्त संतों को आलवार कहा जाता है तमिलनाडु या तमिल प्रदेश में। तो विष्णु भगवान के भक्तों को, भक्त संतों को आलवार कहते हैं। ये प्रश्न आपसे उल्टा पूछा जा सकता है कि जो आलवार हैं वो किस भगवान के, किस ईश्वर की आराधना करते हैं या किस ईश्वर के भक्त हैं? तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो भगवान विष्णु के भक्त के संतों को आलवार कहते हैं तमिल प्रदेश में। इनका उद्भव मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तमिलनाडु या तमिल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 284। एनएचआरसी है, एनएचआरसी है, इसका पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी, बी नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन, सी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड डी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी नहीं है,
बी है नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन नहीं, और डी है नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं, बल्कि क्या हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या NHRC। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 285, प्रश्न संख्या 285। प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था और आपके विकल्प हैं, ए चालुक्यों के समय में, बी चोलों के समय में, सी चंदेलों के समय में, या डी गुप्तों के समय में। तो डियर स्टूडेंट्स, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो चालुक्य नहीं, चंदेल नहीं, चोल नहीं, बल्कि गुप्तों के समय में हुआ है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गुप्तों के समय में। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। तो कहाँ स्थित है दशावतार मंदिर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह जो है गुप्त काल में बना था। इस मंदिर के सुंदर नक्काशी के जरिए, इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, कई प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया है कि दशावतार जो मंदिर है देवगढ़ का, उसका निर्माण किसके समय में हुआ है? तो गुप्तों के समय में हुआ है। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह किस काल में बना है? तो गुप्त काल में बना है। इस मंदिर में किस भगवान की मूर्तियां हैं या किस भगवान के अवतारों को दर्शाया गया है? तो भगवान विष्णु के अवतारों को दर्शाया गया है और इसमें उनके 10 अवतारों को दर्शाया गया, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 286, प्रश्न संख्या 286। प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है? और आपके विकल्प हैं, ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 मींस आर्टिकल 19 to 22 में क्या है? समानता का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, संस्कृत शिक्षा अधिकार नहीं, बल्कि क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, या राइट टू फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द राइट टू फ्रीडम guarantees freedom for citizens to live a life of dignity among other things. These are given in articles 19, 20, 21, 21A, 22 of Indian Constitutions. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 287, 287। प्रश्न है कि 23वें तीर्थंकर थे और आपके विकल्प हैं, ए ऋषभनाथ, बी महावीर स्वामी, सी नेमिनाथ या डी पार्श्वनाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जैन धर्म है उस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ नहीं, नेमिनाथ नहीं, महावीर स्वामी नहीं, बल्कि पार्श्वनाथ जी जो थे वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं या थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 288, प्रश्न संख्या 288। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? और आपके विकल्प हैं, ए पार्लियामेंट या संसद में, बी जुडिशरी या न्यायपालिका में, सी पीपुल या जनता में, डी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति में। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? संसद में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं, बल्कि जो भारत की जनता है, पीपल ऑफ इंडिया है, उसमें संप्रभु शक्ति निहित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में कहा गया है कि द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रेम्बल कंस्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड। अर्थात जो प्रेम्बल में उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसमें सुधार नहीं हो सकता। और अमेंडमेंट में ही कहा गया है, द ओपनिंग एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेम्बल क्या है? वी द पीपुल adopt, enact and gives to ourselves the constitution signifies the power is ultimately vested in the hands of people। जो हमारा जो प्रेम्बल है हमारे संविधान का, उसी में जो है कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात जो संप्रभु शक्ति है वो कहाँ पर निहित है? दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल, या भारत की आम जनता में है या पीपुल ऑफ द इंडिया में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 289, प्रश्न संख्या 289। प्रश्न है, गोपा शब्द का मूल अर्थ है? और विकल्प है, ए पशुओं के भक्षक,
बी पशुओं के रक्षक, सी भेड़ों के रक्षक या डी गौरैया पक्षी के रक्षक। तो डियर स्टूडेंट्स, गोपा शब्द का अर्थ होता है पशुओं के भक्षक नहीं बल्कि पशुओं के रक्षक। सो हियर द जो यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गोपा शब्द का मूल अर्थ है पशुओं के रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, प्रश्न संख्या 290। प्रश्न है, स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं? और आपके विकल्प हैं ए 13 या 13, बी 14, सी 15 या डी 16। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मृतियों के अनुसार कुल जो संस्कार बताए गए हैं 13, 15, 14 नहीं बल्कि 16 बताए गए हैं, 16 बताए गए हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, प्रश्न संख्या 291। प्रश्न कहता है कि हरित गृह गैसें हैं, हरित गृह गैसें या जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वे कौन सी हैं? और आपके विकल्प हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी CFC, सी मीथेन या डी उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ग्रीन हाउस गैस है या हरित गृह गैस है। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह भी एक हरित गृह गैस है या जो है ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, मीथेन के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, वाष्प और ओजोन आदि के द्वारा होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 292, प्रश्न संख्या 292। प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृत के संरक्षण का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और आपके विकल्प हैं ए आर्टिकल 25, बी आर्टिकल 26, सी आर्टिकल 28 एंड डी आर्टिकल 29। अर्थात अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 29 में। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृत के संरक्षण का अधिकार जो है भारत के संविधान के 25 नहीं, 28 नहीं, 26 नहीं बल्कि अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में वर्णित है। सो हियर डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आर्टिकल 29। अनुच्छेद 29 जो है वो कहता है कि अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृत को रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ये प्रावधान आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, प्रश्न संख्या 293। कौटिल्य का एक अन्य नाम है। विकल्प है आपके ए विष्णुगुप्त, बी राधे गुप्त, सी विशाखा दत्त या डी सी है विशाख दत्त और डी है राजगुप्त। तो विष्णुगुप्त, राधे गुप्त, विशाख दत्त और राजगुप्त में से कौन सा एक अन्य नाम कौटिल्य का है? तो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? राधे गुप्त नहीं, राजगुप्त नहीं, विशाख दत्त नहीं, बल्कि कौटिल्य का जो एक अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चाणक्य, जिनका जो समय है अनुमानतः 336 ईसा पूर्व से लेकर के 283 ईसा पूर्व तक माना जाता है, वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात थे। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, प्रश्न संख्या 294 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? और आपके विकल्प हैं ए कनाडा में, बी जर्मनी में, सी न्यूजीलैंड में या डी यूनाइटेड किंगडम में। तो किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया डियर स्टूडेंट्स? कनाडा नहीं, जर्मनी नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड में प्रदान किया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जहां पर 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार या मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, प्रश्न संख्या 295। प्रश्न है, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? और आपके विकल्प हैं ए 4% या 4%, बी 5% या 5%, सी 3% या 3% और डी 10% या 10%। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को सुनिश्चित करने हेतु जो आरक्षण दिया है वो कितने प्रतिशत है? 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 3% है या 3% है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 3%। विकलांगता समान अवसर अधिकार सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 के तहत भारत सरकार सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को आरक्षण देने का प्रावधान करती है और इस नीति के तहत ग्रुप बी, सी, डी की सभी नौकरियों में जिनके लिए सीधी भर्ती आयोजित की जाती है में
दिव्यांगों को 3% का आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो कितने प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है दिव्यांगों के लिए? 3% या 3% का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 296, प्रश्न संख्या 296। प्रश्न कहता है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? और आपके विकल्प हैं ए धारा 292, बी धारा 477, सी धारा 312 और डी धारा 498 का। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 292 नहीं, 392 नहीं, 477 नहीं, बल्कि धारा 498 ए या क के तहत जो है महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, धारा 498 क। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए एक आपराधिक कानून है। इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ क्रूरता की है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह से धारा 498 ए या 498 क के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, प्रश्न संख्या 297। प्रश्न कहता है कि 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकारों को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? और आपके विकल्प हैं ए मानवाधिकार, बी बाल अधिकार, सी विशेष अधिकार या डी कानूनी अधिकार। तो ध्यान दीजिए, 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकारों को किस अधिकार के नाम से जानते हैं? मानवाधिकार नहीं, विशेष अधिकार नहीं, बल्कि बाल अधिकार, क्योंकि हम बालक मानते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। सही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाल अधिकार। बाल अधिकार या चिल्ड्रन राइट्स नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाला व्यक्तिगत मानवाधिकार है। बाल अधिकार सम्मेलन या सीआरसी 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं कर लेता वह बच्चा कहलाता है, और उनके लिए जो मानवाधिकार है उस मानवाधिकार को बाल अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 298, प्रश्न संख्या 298। शहीद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई थी? ध्यान दीजिए, शहीद बिस्मिल अर्थात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां पर फांसी दी गई थी? और आपके विकल्प हैं ए गोरखपुर के कारागार में, बी बस्ती के कारागार में, सी देवरिया के कारागार में या डी आजमगढ़ के कारागार में। तो डियर स्टूडेंट्स, शहीद बिस्मिल को अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां पर फांसी दी गई थी? उनको जो फांसी की सजा दी गई थी वह आजमगढ़ में नहीं दी गई, बस्ती में नहीं दी गई, देवरिया में नहीं दी गई, बल्कि गोरखपुर के कारागार में दी गई थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखपुर के कारागार में। ध्यान दीजिए, 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6 बजे काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, गोरखपुर के जेल में या गोरखपुर के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के कारण जो है उस काकोरी कांड के नायक रहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 299, 299 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? और आपके विकल्प हैं 8 मार्च 1948 को, बी है 24 अक्टूबर 1945 को, सी है 12 दिसंबर 1948 को और डी है 10 दिसंबर 1948 को। तो ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 8 मार्च नहीं, 12 दिसंबर नहीं, 24 अक्टूबर नहीं, बल्कि 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 300, प्रश्न संख्या 300 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और आपके विकल्प है एक सांविधिक निकाय है, बी एक संवैधानिक निकाय है, सी एक बहुसदस्यीय संस्था है और डी है ए और सी दोनों है, अर्थात सांविधिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में क्या सत्य है? तो यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हम लोग बात करते हैं तो यह एक सांविधिक निकाय है और साथ ही साथ इसमें कई सदस्य होते हैं, तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए एंड सी, अर्थात यह एक सांविधिक निकाय है और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, अर्थात एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ है। तो ये क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, एक सांविधिक संस्था हो गई। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, इस कारण से यह क्या है, एक बहुसदस्यीय संस्था है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है और साथ ही साथ यह एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने अब तक जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन, उससे संबंधित 300 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है। यदि आप इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपका जो पेपर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप मैक्सिमम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाइयों और बहनों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उस घंटी के आकार या बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।